हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 11th अगस्त की द न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज बेसिकली अबाउट द लोकसभा में एक बिल पास हुआ। ओके, लोकसभा में एक बिल पास हुआ एंड दिस बिल बेसिकली टॉक्स अबाउट के हुआ क्या था। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बताया था कि इट्स द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सी कैटेगरी या कौन सी कास्ट ओबीसी में आएगी, है ना। ये बेसिकली ये स्टेट सेंटर को पावर मिली थी बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द मंथ ऑफ मई इन द ईयर 2021। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, बोला था स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है टू आइडेंटिफाई कौन ओबीसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ओबीसी क्या है। और एक 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आया था, है ना। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बोलता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करेगा गवर्नर के साथ और स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी क्लास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। ये पहले स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने छीनकर बाय दिस 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दे दी कि भैया वो गवर्नर के साथ कंसल्ट करे और कंसल्ट करने के बाद वो स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी क्लास या कौन सी कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या कम्युनिटी में आती है। और इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1992 सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था, इस केस में जजमेंट आया था और बोला था कि रिजर्वेशन जो है ना, रिजर्वेशन इट कैन नॉट एक्सीड 15% का कैप, 15% का कैप लगा दी थी, 15% की लक्ष्मण रेखा खींची थी। अब इन तीनों चीजों को हटाने के लिए लोकसभा में 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो चुका है। मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सा कास्ट और कौन सी कम्युनिटी, कौन सा क्लास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आएगा, है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। दूसरा, जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर मिली थी ना कि वो स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी कम्युनिटी, कौन सा क्लास सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड में आएगा, उस चीज को भी हटा दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि देन दे कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी कम्युनिटी और कौन सी क्लास सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आती है। और थर्ड वाली जो चीज थी 15% के कैप को, उस चीज को भी हटाया जा रहा है बाय दी 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा से क्लियर हो गया कि 15% जो कैप लगा हुआ था रिजर्वेशन का वो हटाने के लिए। रीजन बीइंग क्योंकि ऐसे बहुत स्पेकुलेशंस है कि ओबीसीज की पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है और रिजर्वेशन जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे अगर ओबीसी की पॉपुलेशन, अगर टोटल पॉपुलेशन अगर किसी स्टेट में 100 है और ओबीसी की पॉपुलेशन वहां पर 27 है या 28 है ना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो रिजर्वेशन कितना मिलेगा उनके पॉपुलेशन के बेस पर, मतलब 27 या 28। ओके, तो पॉपुलेशन के बेस पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वैसे ही अभी ओबीसीज की काउंटिंग होगी, सेंसस होगा, कास्ट बेस्ड सेंसस होगा और कास्ट बेस्ड सेंसस के बाद जितनी ही पॉपुलेशन रिजर्व कैटेगरी की निकलेगी उतना रिजर्वेशन दिया जाएगा। 15% कैप हटाने की बात कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल में। अच्छा, अभी सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास होना बाकी है। जो अभी ये एक्ट नहीं बना है, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, एक्ट नहीं है। एक्ट होगा तो ये 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनेगा। ओके, मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट, हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फरवरी 2020 में एक बात बोली थी उन्होंने बोला था, जजमेंट दिया था उन्होंने बोला जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों को, अपने कैंडिडेट्स को अगर टिकट देती हैं और वो कैंडिडेट्स के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिर आपको वो सारी की सारी चीजें न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे, इन दोनों न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और रीजनल न्यूज़पेपर। दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट करोगे, ट्विटर और फेसबुक पे भी पोस्ट करने वाले हो। उसी चीज को रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी बोला कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब पार्टीज को सिर्फ इतना करना है कि विद इन 48 आवर्स उन कैंडिडेट्स का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो आपको पब्लिश करना होगा, तो लोगों ने पूछा कहां पर, तो उन्होंने बोला कि जो आपके वेबसाइट है, जो भी आपकी
वेबसाइट होगी, कैंपेनिंग वेबसाइट होगी, या फिर जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट होगी, वहां पर आपको कैप्शन में लिखना होगा कैंडिडेट्स विद द क्रिमिनल इंसिडेंट्स विद इन 48 आवर्स ऑफ देयर सिलेक्शन। जैसे आपने आज उनको टिकट दिया तो 48 आवर्स के अंदर अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक को इम्पार्ट करनी होगी। ठीक है, अब आपको सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, दो और बेसिकली अपोजिशन पार्टीज जो है, डिफरेंट पार्टीज जो है, YSRCP है ना, YSR कांग्रेस पार्टी जो कि अभी आंध्र प्रदेश में रूल कर रही है, एंड बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा में अभी है, नवीन पटनायक वाली पार्टी, उन दोनों ने बोला है कि हम इंश्योरेंस बिल में और ज्यादा स्क्रूटनी चाहते हैं, और ज्यादा स्क्रूटनी मतलब और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हुआ क्या, अच्छा इंश्योरेंस बिल है क्या, इंश्योरेंस बिल जो है ना, इट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट कि अब इंश्योरेंस कंपनीज में भी पब्लिक का पैसा लगेगा, है ना, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट आएगा, प्राइवेट पार्टीज का भी पार्टिसिपेशन होगा इन पब्लिक सेक्टर्स इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि इन लोगों को, इन इंश्योरेंस कंपनीज को थोड़ा सा और बूस्ट अप करना है ना, इसलिए। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। अगेन दिस वन इज सिटी, सो यस, ऑन द नॉर्थ ईस्ट पेज, तो नॉर्थ ईस्ट पेज की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बिल पास हुआ है ना, मध्य प्रदेश में एक बिल पास हो गया अबाउट दी डेथ पेनल्टी को लेकर, अबाउट दी डेथ पेनल्टी को लेकर इन दी इलिसिट लिकर केसेस में। होता क्या था कि कहीं लोग एक तरीके से इलिसिट लिकर बेचा करते थे, इलिसिट अल्कोहल बेचा करते थे। अब इलिसिट अल्कोहल मतलब डेडली अल्कोहल, जिससे पीने से पर्सन की डेथ हो जाए, है ना, गलत तरीके से जो अल्कोहल बनाया गया है। ओके, तो एमपी में बिल पास हुआ, एमपी में बोला गया कि अगर कोई भी इलिसिट लिकर कंज्यूम या बेचते हुए पाया गया, है ना, बेचते हुए पाया गया, तो उस पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकती है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी फैक्ट ऑफ द केसेस, के केस का फैक्ट क्या है। ये बेसिकली एमपी का जो बिल है ये पास हुआ है ना, ये मध्य प्रदेश में बिल पास हो गया कि अगर कोई भी नकली शराब बेचते हुए पाया गया तो उसको डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाएगी, मतलब अब पनिशमेंट को थोड़ा और ग्रेव कर दिया। मूविंग फर्दर, सो राइट्स ग्रुप, तो राइट ग्रुप है, मतलब एक राइट ग्रुप है बेसिकली, उन्होंने बेसिकली रिपोर्ट निकाल के दी। आप राइट ग्रुप्स का मतलब यही होता है कि जो बेसिकली दो पर्सन हु बिलीव्स इन बेसिकली पीस और सर्वे ज्यादा करते हैं उसी पे। ओके, हुआ कि रिपोर्ट निकल गई, रिपोर्ट में बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं अमंग दी स्टेट, जैसे अभी असम और मिजोरम के बीच में था, बाकी और स्टेट के बीच में होता रहता है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए ना सिंस 1979 से अराउंड 157 लोगों की डेथ हुई है, ये राइट ग्रुप का कहना है, बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। मूविंग फर्दर, सो जो अभी कर्नाटका के रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बने हैं बसवराज बोम्मई, जो कि एसआर बोम्मई के सन है, तो उनका कहना है, बसवराज बोम्मई का कहना है कि जब भी कोई डिग्निटरी आता है तो आप उसको बुके देते हो, या उसको माला चढ़ाते हो, या उसको शॉल देते हो, या उसको फ्रूट्स देते हो। तो ये सारी चीजें, बुके देना, माला चढ़ाना, शॉल देना, बुके फ्रूट्स देना, ऑफिशियल प्रोग्राम में कर्नाटक गवर्नमेंट बैन करती है। हाँ, अगर आपको किसी डिग्नेटरी को, किसी लीडर को अगर आपको कुछ उसको रिस्पेक्ट भी देनी है तो आप उसको बुक प्रेजेंट कर सकते हो, बुक दे सकते हो, ना कि आप ये माला, शॉल, फ्रूट्स, बुके, ये सारी चीजें नहीं दोगे आप। ये बैन हो चुके हैं कर्नाटक गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रोग्राम्स में। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हम लोग 3 एडिटोरियल पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज अबाउट द चॉपी वाटर्स, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देन वी डिस्कस अबाउट द अंडरमाइनिंग जस्टिस, इसको अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि हाई कोर्ट्स में और ट्राइब्यूनल्स में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, उसको डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है एनवी रमन्ना, उन्होंने कुछ बोला भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ओके, एंड अनदर एडिटोरियल, कॉल फॉर इंप्रूविंग सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स। तो अपन 3 एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं आज के न्यूज़पेपर में। सो चल, तो अपन पहला एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, इट्स अबाउट द चॉपी वाटर। हुआ क्या, रिसेंटली
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बेसिकली एड्रेस करेंगे, और एड्रेस करेंगे ऑन दी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। एंड ये बात करी जाए तो ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करने वाले हैं अबाउट दी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। ओके, he will be the first Indian president, Indian premier to do so। और ये जो एड्रेस है या जो ये जो मीटिंग है, इसका जो मेन फोकस है बेसिकली मैरीटाइम टाइज को लेकर चलेगा, या फिर मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बूस्टअप किया जाए थ्रू रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। कि हम लोग कैसे जो रीजनल जैसे यूएस, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये इन सब लोग रीजनल कोऑपरेशन करेंगे और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा और हम लोग मैरीटाइम टाइज बनाएंगे, मैरीटाइम रिलेशनशिप बनाएंगे। ये बेसिकली एम होगा नरेंद्र मोदी के इस एड्रेस का। ओके, लेकिन देखा जाए तो अगर हम देखें तो इस चीज में 5 नेशंस हैं, जिसमें 5 नेशन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें यूएस भी है, उसमें आपका चाइना भी है, उसमें आपका रशिया भी है। और अगर हम बात करें तो चाइना एंड रशिया जो है इट्स ऑन दी वन हैंड एंड यूएस इज ऑन दी वन हैंड, जो कि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं कि भैया ये लोग मैरीटाइम रिसोर्सेज को अब्यूज करते हैं और टेरिटरीज जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी राइट्स है ना अदर नेशंस के, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। यूएस बोलता है कि भाई ये चाइना और रशिया करते हैं, और चाइना और रशिया बोलते हैं कि यूएस डिसरिस्पेक्ट करता है और मैरीटाइम रिसोर्सेज को अब्यूज करता है। अब बेसिकली देखा जाए तो इस चीज पर मिस्टर मोदी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक टेबल बनाई, मतलब उन्होंने 5 लोगों को साथ में बिठाया, 5 कंट्रीज को जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं साथ में बिठाया और उनको प्लान बताया कि हम कैसे बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेसिकली एनहांस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ 5 तरीके के प्लान बनाए उन्होंने, 5 तरीके की चीजें बताई। उन्होंने बोला कि अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी को या मैरीटाइम हमें स्ट्रॉन्ग करना है हमें, तो हमें 5 पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब 5 पॉइंट्स क्या है कि हम कोऑपरेशन करें, एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेट हो। दूसरा कि हम जो बैरियर लगा के रखा है हमने मैरीटाइम ट्रेड में, रिमूविंग बैरियर टू लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड, कि हमने जो ट्रेड में मैरीटाइम ट्रेड में जो बैरियर लगा के रखा है नेशंस ने, उनको रिमूव किया जाए, है ना। तीसरा कि मैरीटाइम डिस्प्यूट जो है वो पीसफुली सेटल्ड हो ऑन दी बेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ बोलता है उस बेसिस पर मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। ओके, और बोला गया कि भैया अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर या मैरीटाइम थ्रेट आता है दैट इज क्रिएटेड बाय द नॉन एक्टर्स, मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब हो गया जैसे पायरेट्स हो गए, है ना, टेररिस्ट हो गए, तो जो भी मैरीटाइम थ्रेट्स या नेचुरल डिजास्टर आते हैं बाय सम नॉन स्टेट एक्टर्स, तो हमें उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, ज्वाइंटली हमें उस पर काम करना पड़ेगा, एक साथ हमें काम करना पड़ेगा। एंड लास्ट में बताया गया कि हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखना है और इनकरेज करना है मैरीटाइम कनेक्टिविटी को। ओके, अब देखा जाए तो इस पे क्या करना चाहिए। ओके, तो इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ में ऑलरेडी बेसिकली कॉवेनेंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है बेसिकली, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, जो कि बताता है बेसिकली टॉक्स अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एक्टिविटीज इन द ओशियन इंक्लूडिंग काउंटरफीटिंग इलिसिट एक्टिविटीज एट सी, कि मतलब अगर कुछ सी में कुछ होता है, ओशियंस में कुछ होता है विद इन द कंट्री, और ये सारी चीजें, मतलब इट्स टोटली अबाउट द लॉ ऑफ द सीज, है ना। जैसे लॉ ऑफ द लैंड होता है ना, इंडिया में लॉ ऑफ द लैंड इज आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, तो वैसे ही इंटरनेशनल लॉ की हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ में लॉ ऑफ द सीज जो है वो यूएनसीएलओएस है। ओके, अब मेन काम जो होगा, इंडिया का जो मेन काम होना चाहिए, इट्स अबाउट दी कि यूएस को कैसे ना कैसे करके, चाइना को कैसे ना कैसे करके, रशिया को कैसे ना कैसे करके इस कन्वेंशन को रेटिफाई करवा दे। अगर रेटिफाई करवा देंगे तो यूएनसीएलओएस बाइंडिंग हो जाएगा नेशंस के ऊपर, और इन लोगों को यूएनसीएलओएस की बात माननी पड़ेगी, उसके प्रोविजंस मानने पड़ेंगे, जिसके चलते ये लोग कोऑपरेशन में काम करेंगे, है ना। अब अगर ये मोदी जी करते हैं तो मोदी जी अपना सागर जो उनका एक विजन प्लान था, वो भी उसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। और सागर विजन प्लान बताता क्या है, उनका जो विजन प्लान था वो ये था कि कैसे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कनेक्शन जो है विद रीजनल मैरीटाइम नेशंस उसको स्ट्रेंथन किया जाए। अब मैरीटाइम नेशंस मतलब जैसे जहां पर बेसिकली ओशियंस लगता है या कोस्टल नेशंस है, जैसे इंडोनेशिया, मॉरिशस,
श्रीलंका, तो ये सारे नेशंस के साथ हमें बेसिकली इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कनेक्टिविटी बिठानी है। तो यही मिशन मोदी का सागर विजन था। अगर मोदी जी ऐसा करते हैं तो इंडिया के सागर विजन को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। और अगर देखी जाए तो अभी देखा जाए तो मैरीटाइम डिस्प्यूट जो अभी मेजर 2 डिस्प्यूट चल रहे हैं। एक तो साउथ चाइना सी, जिसमें यूएस बोलता रहता है चाइना को कि चाइना ने बहुत सारे नेशंस के सॉवरेन राइट्स को ब्रीच किया है, मैरीटाइम रिसोर्सेज को अब्यूज किया है। और दूसरा जो है वो है बेसिकली क्या, इट्स अबाउट द ब्लैक सी, है ना, ब्लैक सी के बारे में है। और ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी यूएस एलिगेशन लगाता है किसके ऊपर, यूएस एलिगेशन लगाता है रशिया के ऊपर कि रशिया यूक्रेन के सॉवरेन राइट्स और यूक्रेन का जो मैरीटाइम टेरिटरी है उसको ब्रीच करता रहता है, बार बार उसको अब्यूज करता रहता है। ओके, तो भैया जो मेन जो फोकस होना चाहिए, मेन एम जो होना चाहिए इस एड्रेस का, जो मोदी जी एड्रेस करेंगे अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, मेन फोकस जो होना चाहिए यही होना चाहिए कि हम कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मैरीटाइम ट्रेड को बूस्ट अप कर पाए थ्रू अ सी रूट, कैसे हम बूस्ट अप कर पाए, यही उनका मेन फोकस होना चाहिए। हाँ, और लास्ट में ये बताया गया कि अगर इस चीज को हमें इन्फोर्सेबल बनाना है, इस चीज को हमें ट्रुथ बनाना है, तो हमें यूएनसीएलओएस को बाइंडिंग कराना होगा, रेटिफाइड करवाना होगा on the US and the other nations also. Moving further, so it's about the undermining justice. Okay, हुआ क्या, रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि भैया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में इतना ज्यादा डिले क्यों हो रहा है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था यूनियन गवर्नमेंट से कि आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ज्यादा डिले क्यों कर रहे हो, है ना। और जो हमारे एनवी रमन्ना है, एनवी रमन्ना ने बोला था कि अराउंड 240 वैकेंसीज है ट्राइब्यूनल्स में। तो ऐसा कुछ इंटेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, कि वो ट्राइब्यूनल्स को हटाना चाहती है ना, कि ट्राइब्यूनल्स को हटाना चाहती है, उनको क्लोज डाउन करना चाहती है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स ऐसे हैं जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स नहीं है, मतलब वहां पर चेयरपर्सन ही नहीं है ना। और वहां पर अगर रिकमेंडेशन दे दी गई है सिलेक्शन कमेटी ने कि इन लोगों को आप अपॉइंट कर सकते हो ट्राइब्यूनल्स में, बट वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उनके जो रिकमेंडेशन भेजी है सिलेक्शन कमेटी ने, सिलेक्शन कम सर्च कमेटी ने, उस पर कोई काम ही नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ये सिर्फ बात ट्राइब्यूनल्स की नहीं है, हाईकोर्ट की भी बात है। हाईकोर्ट में देखा जाए तो अराउंड 455 वैकेंसीज है, तो जितने भी टोटल हाईकोर्ट है उनमें 455 वैकेंसीज है। ये डेटा है ऑन दी August 1 का, जो कि बताता है कि इंडिया में देखा जाए तो टॉप कोर्ट के बाद, उसके बाद जो कोर्ट्स आते हैं हाई कोर्ट्स, उनमें कितनी ज्यादा बेसिकली उनमें कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं, उनका काम कितना बिल्कुल पीछे चल रहा है। और हमेशा से जो हमारा टॉप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने यही बोला है कि आप टाइम फिक्स करके रखो ना, टाइम फिक्स करके रखो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ एंड गवर्नमेंट टू प्रोसेस द नेम फॉरवर्ड बाय द कोलिजन सिस्टम। होता क्या है, कोलिजन सिस्टम तो नाम फॉरवर्ड कर देता है, बट ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है ना कि भैया कितने टाइम के अंदर प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और विद इन दी टाइम उसको ओथ दिलानी पड़ेगी। ऐसा कोई टाइम फ्रेम फिक्स ही नहीं है, तो इस टाइम फ्रेम को फिक्स करना पड़ेगा। ये हमेशा से टॉप कोर्ट बोल के आया, बोला कि इट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये करना बहुत जरूरी है। ओके, और बताया गया, उन्होंने यही बोला कि अगर, और 2 जज की बेंच बैठी थी, 2 जज की बेंच ने बताया था कि अगर सेंटर डिले करता है मेकिंग द अपॉइंटमेंट्स टू द हाई कोर्ट, तो बेसिकली कॉमर्शियल डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन को बेसिकली अफेक्ट कर रहा है। और उन्होंने फिर ट्राइब्यूनल्स के उसमें बताया, ट्राइब्यूनल्स के पर्सपेक्टिव में बताया। अभी तो हाई कोर्ट की बात कर दी कि हाई कोर्ट की वैकेंसी से कितना कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। फिर बताया ना कि ट्राइब्यूनल्स में देखा जाए, ट्राइब्यूनल्स में वैकेंसी इज नॉट अ क्वाइट जस्टिफाइड, ये बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जिनका जुरिडिक्शन सिमिलर टू द हाई कोर्ट हो गया। मतलब अब ट्राइब्यूनल्स के जजमेंट के बाद अब जो अपीलेंट जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, मतलब वो अब हाई कोर्ट की तरह सिमिलर हो गए। जैसे कि एनसीएलटी, तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल, अगर वो जजमेंट देता है तो भैया वो सीधा उसके जजमेंट के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट करोगे, हाई कोर्ट नहीं करोगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स खुल गए हैं जिनका अब अपीलेट जुरिडिक्शन जो हो गया वो अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, और हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन ट्राइब्यूनल्स के पास चले गए। तो अब देखा जाए तो अगर उन ट्राइब्यूनल्स में वैकेंसीज आती हैं तो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो कहीं से वो अपना बेसिकली जस्टिस क्लेम कर सके या अपनी केस फाइल कर सके, एंड दैट वुड अमाउंट टू द डिनायल ऑफ जस्टिस टू द पार्टीज, जो कि गलत है, उनकी फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। ओके,
और लास्ट में ऑथर ने यही बोला कि इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमें एक नेशनल बॉडी बनानी पड़ेगी, और नेशनल बॉडी जो है वो सिर्फ यही काम देखेगी कि भैया ट्राइब्यूनल्स में मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उनका अप्रेजल, उनकी फंक्शनिंग, एक हमें नेशनल बॉडी बनानी पड़ेगी, एक परमानेंट बॉडी बनानी पड़ेगी जिसका काम यही होगा टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑन द ट्राइब्यूनल्स, और उनकी फंक्शनिंग को भी अप्रेजल करता रहे। और हायर जुडिशरी मतलब तुम्हारा हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट्स में जो वैकेंसीज हैं उनको भी देखता रहे कि कहां पर बेसिकली डिले हो रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन दी हाई कोर्ट। तो हमें परमानेंट बॉडी बनानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे ही कोलिजियम रिकमेंडेशन भेजता है, लिस्ट भेजता है, उसमें हाल के हाल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम उसको पास कर देना चाहिए। अगर हमें डिस्क्रिपेंसी चाहिए तुम्हारे appointment of judges in the high courts and appointment of the members in the tribunals में। okay, moving further, so अच्छा ये वाला जो एडिटोरियल है ना, ये वाला एडिटोरियल हमें पूरा नहीं पढ़ना है, बट हम बताएंगे इसमें से क्या क्या पढ़ना है। I'll tell you what you have to read, what you have to read in this editorial. So the first thing मैं बता देता हूँ उसमें है क्या। तो ये बताता है कि इंडिया में एक्सेस डेथ जो है, एक्सेस डेथ की रिपोर्ट बहुत सारी निकल के आ रही है, हर स्टेट अगर निकाल रही है, तो उन्होंने यही बताया कि स्टेट का काम होता है। अभी हुआ क्या, अरविंद सुब्रमण्यम जो कि फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक पेपर लिखा था, है ना। उस पेपर में बताया गया कि इंडिया में जो अभी डेथ रिपोर्ट निकल के आई, ऑफिशियल डेथ रिपोर्ट निकल के आई कि कोविड-19 से अराउंड 4.14 लाख लोगों की डेथ हुई है, बट ऑन रियलिटी 49 लाख से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं जिनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। ओके, और उसके बाद देखा जाए तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है, इंडिया के साथ साथ यूएस और यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं, यूरोपियन नेशंस भी ऐसे बहुत सारे हैं, और यूएस भी एक ऐसा नेशंस है जहां पर एक्सेस डेथ कंपैरेटिवली ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ऑफिशियल डेटा। और एक्सेस डेथ की हम बात करें तो एक्सेस डेथ होता क्या है, एक्सेस डेथ का मतलब है इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व नंबर ऑफ डेथ माइनस एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ इन अ सेम पीरियड ऑफ टाइम, कि कितनी डेथ ऑब्जर्व हुई उसका माइनस करो एक्सपेक्टेड से, कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो एक्सेस डेथ में आएगा। ओके, वो एक्सेस डेथ में आएगा। और एक सौम्या स्वामीनाथन है जो कि WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था फॉर एवरी कंट्री इट्स इंपॉर्टेंट टू कैप्चर एक्सेस मोर्टेलिटी, कि सारी कंट्री के लिए, फॉर एवरी कंट्री उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सेस मोर्टेलिटी को प्रिपेयर करें फॉर to prevent and to prepare from the future shock, future failure of health system, to prevent the further deaths। हमें उन एक्सेस डेथ को बताना पड़ेगा सारे नेशंस के सामने। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1979, उसका सेक्शन 19 बताता है कि डेथ की जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो रिपोर्ट है, वो काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का है ना, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है। और अबाउट द डेथ एंड अबाउट द बर्थ, डेथ रजिस्ट्रेशन और बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा अंडर द सेक्शन 19 ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969। और अगर हम देखा जाए तो काम कैसे करते हैं वो बात बताया गया किसमें, कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स में बताया गया। देखा गया तो सेंट्रल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हेड करते हैं कौन, रजिस्ट्रार जनरल। उनका बेसिकली उनका जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल काम है, मतलब सारे स्टेट जो है, सारे स्टेट के जो रजिस्ट्रार होते हैं, चीफ रजिस्ट्रार होते हैं। देखो स्टेट लेवल पर चीफ रजिस्ट्रार, जैसे कि स्टेट लेवल पर गवर्नर होता है ना, तो स्टेट लेवल पर चीफ रजिस्ट्रार होते हैं जिनका काम होता है कि स्टेट में वो काउंट करें कि कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोग पैदा हुए हैं, बर्थ का रजिस्ट्रेशन करना, ये चीफ रजिस्ट्रार का काम होता है। और सारे स्टेट के चीफ रजिस्ट्रार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट देते हैं, और रजिस्ट्रार जनरल बेसिकली उनको चेक करता है और उसके बाद उसको पब्लिक कर देता है। ओके, ये काम रहता है यूनियन लेवल पर। अगर देखा जाए तो इंडिया में अराउंड चीफ रजिस्ट्रार जो है मतलब स्टेट लेवल पर, जो कि 21 स्टेट यूटी से आते हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से, और 13 स्टेट और यूटी से बेसिकली दे चीफ रजिस्ट्रार जो है दे आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक। और
जो रिमेनिंग 2 बचे, उन 2 स्टेट्स में से जो चीफ रजिस्ट्रार आते हैं, बेसिकली फ्रॉम द पंचायत एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आते हैं। ओके, अब ऐसा नहीं है कि इनका सिर्फ अकेला काम होता है पूरे स्टेट लेवल पर यही को लोग काउंट करते हैं, नहीं, ये लोअर लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत सारे लोग होते हैं और ये लोग बेसिकली बताते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि अब जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट जाती है चीफ रजिस्ट्रार के पास और चीफ रजिस्ट्रार नोट डाउन कर लेता है और पता लग जाता है भैया कि हाँ ये इतने बर्थ हुए हैं और इतनी इतनी डेथ हुई है थ्रू द रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन भी 2 तरीके से होता है, एक होता है हॉस्पिटल में और एक हॉस्पिटल में कैसे, जैसे कि अगर मान के चलो किसी की बर्थ हुई या किसी की डेथ हुई है ना, नेचुरल बर्थ भी होता है, नेचुरल डेथ भी होती है, तो ये रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करेगा। लेकिन मान के चलो अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई रोड पर, तो ये काम जो है वो पुलिस करने वाला है और पुलिस बेसिकली रजिस्टर करेगा, है ना, पुलिस रजिस्टर करेगा। हुआ क्या, अभी इंडिया में इशू जो है, इंडिया में इशू ये चल रहा है कि अभी भी रिपोर्ट सही निकल के नहीं आती। अब इसका जो मेन रीजन वो ये है, मेन रीजन ये रहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडिक्वेट अटेंशन नहीं दे रही सीआरएस को। अब सीआरएस क्या है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि बताता है, जो कि डेटा बताता है कि स्टेट्स में कितने लोगों की डेथ हुई है, उसको एडिक्वेट टाइम नहीं दिया जा रहा है ना। और अगर हम बात करें तो जो लास्ट में ऑथर ने लिखा है कि हम सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे हमें पता लगे कि 100% रजिस्ट्रेशन हो डेथ का। और अगर हम बात करें तो इंडिया में 11 स्टेट्स हैं जहां पर सिर्फ ओनली 11 स्टेट्स है जहां पर 90% ऑफ द डेथ, मतलब मोर देन 90% ऑफ द डेथ्स रजिस्टर होती हैं। और उसमें से बहुत सारे लार्जर स्टेट्स तो इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। यूपी में 63% ऑफ द डेथ रजिस्टर्ड होती है, बिहार में सिर्फ 51% ऑफ द डेथ रजिस्टर्ड होती है। तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा तो हमें रियल डेटा मिलेगा कैसे। और इसी चीज को बेसिकली सही करने के लिए ऑथर ने बोला है कि हमें जो यूएन की जो रिपोर्ट आई है, यूएन का जो स्टैंडर्ड है, यूएन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, उस स्टैंडर्ड पे हमें काम करना चाहिए और ये सारी चीजें हमें परफेक्ट तरीके से लानी पड़ेगी। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, तो अपन थोड़ा नेशनल न्यूज को थोड़ा जल्दी कवर अप करेंगे, सो क्योंकि आज की नेशनल न्यूज इजी भी है। सो मोदी जी है, मोदी जी ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी है और उज्ज्वला इज अबाउट दी कि फ्री में गैस की जो वो है कनेक्शन मिलेगा। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि ये जो गैस कनेक्शन है ना, उज्ज्वला 2.0 स्कीम है, ये बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स को दिया जाएगा, माइग्रेंट वर्कर्स की फैमिलीज को दिया जाएगा और उनको ये बिगेस्ट रिलीफ मिलने वाली है। अभी एक नमो ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है और वो सर्वे कंडक्ट कराएगा। अच्छा, ये सर्वे इसी वजह से कंडक्ट हो रहा है कि पता लगता रहे बीजेपी को क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब, मणिपुर और गोवा। तो इन 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इन 5 स्टेट्स में पता लगेगा कि हम कितने वोटर्स हमारे साथ में हैं और जो नहीं है तो उनको इन्फ्लुएंस किया जाएगा। इंडिया गवर्नमेंट जो है वो इवैक्यूएट करना चाहती है अपने पर्सनल्स को फ्रॉम दी अफगानिस्तान। ओके, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और इंडिया ने डिसीजन लिया है कि विल इवैक्यूएट आवर पर्सनल्स ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। हम टेम्परेरी बेसिस पर अपने पर्सनल को इवैक्यूएट कर रहे हैं फ्रॉम द अफगानिस्तान, जब तक ये जो क्लैश है, जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द तालिबान एंड द अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्स, वो खत्म नहीं हो जाता। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पेगासस पिटिशनर्स को, जिन्होंने पिटिशन फाइल करी थी पेगासस इशू को लेकर, कि भैया आप हम पे भरोसा करिए, आप हम पे फेथ दिखाइए और आप इंगेज मत होइए पैरेलल डिबेट्स में ऑन सोशल मीडिया, है ना। आप पैरेलल डिबेट्स में मत होइए। अब जिस सब जुडिस मैटर बन चुका है, अब इसमें कोर्ट इंटरवीन कर रही है, तो इसका मीडिया ट्रायल या पब्लिक में ट्रायल नहीं होना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो नेशनल न्यूज में गवर्नमेंट ने बताया और यही बताया कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है, ऐसा हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है जिसमें यह दिया गया हो कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से किसी की डेथ हुई हो। सो देयर इज नो ऑक्सीजन शॉर्टेज डेथ रिपोर्टेड। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है और ने बोला है कि ये सारे स्टेट से हमने रिपोर्ट मांगी है और सारे स्टेट ने यही बताया कि ऐसी कोई भी हमारे पास ऐसी केस नहीं आया जिसमें किसी पर्सन की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन शॉर्टेज। मूविंग फर्दर, सो होम मिनिस्ट्री जो है, होम मिनिस्ट्री ने इलीगल इमिग्रेंट्स को बोला है कि आप वापस अपने नेशन जाओ। और ऐसे गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स मिली है कि बहुत सारे ऐसे रोहिंग्याज जो हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इंडल्ज थे, ऐसी रिपोर्ट्स आई है ना। तो होम मिनिस्ट्री ने उनको बोला है कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और आप यहाँ से निकलेंगे, आप अपने नेशन वापस जाएंगे, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आपको असाइलम नहीं दे सकते क्योंकि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। ओके,
सो वर्ल्ड न्यूज में अगर हम जाए तो वर्ल्ड न्यूज में आज हमारे लिए 2 न्यूज इंपॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट वन इज अबाउट दी कि न्यूयॉर्क के जो बेसिकली गवर्नर है, न्यूयॉर्क के जो गवर्नर है एंड्रयू क्यूमो, तो एंड्रयू क्यूमो के ऊपर बहुत ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज के चार्जेस लगे हुए थे. बहुत सारी विमेन्स आई, 11 विमेन्स आई, उन्होंने उनके ऊपर 11 विमेन्स ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने हम लोगों को सेक्सुअली बहुत ज्यादा हरास किया, जिसके चलते जो गवर्नर है न्यूयॉर्क के एंड्रयू क्यूमो, उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से. एंड द लास्ट न्यूज ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर एंड इट्स अबाउट दी कि चाइना जो है, चाइना की जो पपेट है इन दी हांगकांग, कैरी लैम बेसिकली लेके आ गई है हांगकांग में चाइना का एंटी सैंक्शंस लॉ. मतलब अगर चाइना ने किसी चीज पर सैंक्शन लगाया है और हांगकांग उस चीज पर कुछ काम करता है, सैंक्शन लगाया हुआ है तब भी और उसमें तब भी काम कर रहा है, तो उनके बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं. जैसे उनके वीजा को डिनाई किया जा सकता है, उनका डिपोर्टेशन किया जा सकता है, उनके एसेट्स को सीज किया जा सकता है. ओके, अगर वो चाइनीज बिजनेस और ऑफिशियल्स के सैंक्शन के अगेंस्ट काम करती है या उसको कंप्लाई नहीं करती है तब. ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर एंड आज एडिटोरियल बड़े इंटरेस्टिंग है, सो रीड द एडिटोरियल्स. सो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.